नमस्कार। राजस्थानी साहित्य की काल परंपरा के अध्ययन के क्रम में आज हम आधुनिक काल के उस चरण की ओर प्रस्थान कर रहे हैं जिसे गद्य साहित्य कहा जाता है। प्रायः अध्ययनकर्ताओं के मन में यह एक भ्रम बना रहता है कि राजस्थानी साहित्य में काव्य धारा ही अधिक सशक्त रही है, गद्य का विकास अपेक्षाकृत कम हुआ। लेकिन यह धारणा निर्मूल तब सिद्ध होती है जब हम विस्तृत रूप से राजस्थानी साहित्य की गद्य परंपरा का अध्ययन करते हैं। हाँ, इतना अवश्य रहा कि प्रारंभिक अवस्था में जो गद्य साहित्य था वह लिखित नहीं रहा और वह साहित्य मौखिक रहा, वाणीनिष्ठ परंपरा पर आधारित रहा, जिनमें बातें ख्यातें आदि हम प्रमुख रूप से ले सकते हैं। लेकिन उत्तरोत्तर काल में हमें अनेक गद्य परंपराओं का परिचय मिलता है, जिसमें वाद, ख्यात, विगत, वंशावली, पट्टावली, गुरुवावली, पचनिका, टीका, टिप्पण, बालाबोध आदि गद्य परंपराओं को हम पहले से देख चुके हैं और उनका अध्ययन भी कर चुके हैं। ये सभी गद्य परंपराएं मध्यकाल तक चलती रही। इसके पश्चात जब आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं तब आधुनिक काल में भी जो आधुनिक गद्य विधाएं थी उन गद्य विधाओं का विकास भी यथेष्ट रूप में राजस्थानी साहित्य में हुआ। आधुनिक गद्य परंपरा का यदि इतिहास देखें तो असमिया और बंगाली भाषा में गद्य परंपरा का विकास अधिक हुआ। उसके पश्चात हिंदी साहित्य में विकास हुआ और उसी की परंपरा को आगे लेकर राजस्थानी साहित्य में भी गद्य लेखन प्रारंभ हुआ, जिसमें आधुनिक काल के उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी आदि विधाओं को हम देख सकते हैं। इन विधाओं का अध्ययन करने के पश्चात हमें यह ज्ञात होता है कि राजस्थानी गद्य परंपरा भी बहुत सशक्त है। और आज की तारीख में तो हम देखते हैं कि पद्य के समानांतर गद्य में भी विकास हो रहा है। गद्य साहित्य की सबसे बड़ी और सबसे दीर्घतम विधा के रूप में हम लेते हैं उपन्यास। उपन्यास और कहानी का आधार यदि हमें कहीं से मिला है तो वो मिला है हमें राजस्थानी बातों से, जहाँ छोटी छोटी बातें कहानियों के रूप में हुई और विस्तृत बात जो थी वो उपन्यासों के रूप में हम कह सकते हैं या उनका प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। कुंवर सिंह सांखलोरी जो बात रही उसके संबंध में तो डॉक्टर मनोज शर्मा ने ये कहा कि कुंवर सिंह सांखलोरी बात को एक आधुनिक उपन्यास का प्राचीन स्वरूप ही है या इसे राजस्थानी का पहला उपन्यास कहा जा सकता है। जब हम बात करते हैं अभिजात के साहित्य की, आधुनिक साहित्य में, तब सबसे पहले जो उपन्यास सामने आता है वह है शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखा गया कनक सुंदर उपन्यास। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह उपन्यास प्रारंभ हुआ और प्रकाशित भी हुआ। इस उपन्यास में इसका प्रथम भाग लिखा, फिर दूसरा भाग प्रकाशित हुआ या नहीं हुआ, यह अभी तक इतिहास के ग्रंथ में छपा हुआ है। यह एक मारवाड़ी परिवार की कहानी है, लेकिन उस कथा में यह बतलाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार एक व्यक्ति यदि संकल्प करता है तो वह संकल्प करके अपने जीवन का निर्माण कर सकता है। और इस कथा में यह भी बताने का प्रयास किया कि जो
प्रवासी राजस्थानी थे, वो प्रवासी राजस्थानी किस प्रकार दूसरे प्रदेशों में गए और वहाँ अपने व्यापार का प्रचार प्रसार किया और अपनी कार्य कुशलता, व्यापारिक कुशलता के माध्यम से उन्होंने किस प्रकार लोकप्रियता हासिल की और किस प्रकार वो जनमानस में अपना स्थान बना रख सके। देखिए इसमें क्या लिखा, सांच ने आंच नहीं, सजावट दुनिया में एक मोटी चीज है, सच्चा आदमी पर सारा को विश्वास बैठ जावे, विश्वास बैठे पीछे कोई बात की कमती नहीं, सांच ने डर भी नहीं, धोखो नहीं और खराबो नहीं। इस प्रकार इस उपन्यास की भाषा बिल्कुल आधुनिकता से परिपूर्ण या आधुनिक भाषा के निकट रही। इसके पश्चात नारायण अग्रवाल का चंपा, श्रीलाल नटमल जोशी के आवे पटकी, धोरान और धोरी, एक बीनी दो बीन, मैक्तिकाया मुड़कती धरती में मेरा रूख, आंधी अरास्ता, अन्नाराम सुदामा के हूँ गोरी की बीवरी, जोग संजोग, यादविंद शर्मा चंद, टीडो राव, मारो बगलो, आठ राजकुमार, विजयदान देथा के, कंवल पूजा, तिरसंकुल, सत्येन जोशी कंवल पूजा और तिरसंकुल छत्रपति सिंह की रही। इसके पश्चात तो उपन्यासों की एक बहुत विस्तृत परंपरा हमारे सामने आती है और अनेक उपन्यासों का लेखन हुआ और इन उपन्यासकारों में हम बहुत लंबी यदि परंपरा देखें तो वो परंपरा हमें दिखाई देती है और वो परंपरा अनेक उपन्यासों में जो है वो विश्व स्तर पर अपना स्थान बनाया है और उन उपन्यासकारों की रचनाओं का बहुत चर्चा हुई। आज की तारीख यदि हम देखें तो ये उपन्यास समाज की विभिन्न समस्याओं को लिखे गए हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, आत्मकथात्मक उपन्यास है, पौराणिक प्रसंगों को लेकर उपन्यास का है जिसमें मिथकीय दीठ है और वो मिथकीय दीठ जो है उसने एक उपन्यास को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत किया। तो हम ये कह सकते हैं कि उपन्यास की जो परंपरा है वह उपन्यास की परंपरा, चाहे वो इतिहास 100-125 साल का ही हो, लेकिन इस 100-125 साल के इतिहास में उपन्यास की परंपरा ने जो विकास किया वो विकास अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस रूप में गद्य की सबसे सशक्त विधा के रूप में उपन्यास हमारे सामने आते हैं। इसने न केवल शिल्प के आधार पर, भाषा के आधार पर, बल्कि वैचारिकता के आधार पर ही बहुत परिवर्तन हुआ है और नए नए कथाक्रमों को लेकर इन उपन्यासों का सृजन हुआ है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आज की राजस्थानी उपन्यास परंपरा किसी भी अन्य भाषा के समकक्ष ठहरती है। अब हम बात करते हैं कहानी की, जिसे कथा साहित्य भी कह सकते हैं, कथा भी कह सकते हैं। राजस्थानी कहानियों की परंपरा जो है वह मूल रूप से यदि हम देखें तो वह बातों से प्राप्त है, लेकिन धीरे धीरे भाषाई आधार पर, शिल्प के आधार पर, रचना धर्मिता के आधार पर और उसके प्रस्तुति के आधार पर ये बातों ने कहानी का रूप लिया। प्रारंभ में अवस्था में जो वह कहने की सुनने की परंपरा पर थी, वाणीनिष्ठ परंपरा पर आधारित थी, धीरे धीरे उन बातों ने लिखित रूप लिया और वे बातें लिखी जाने लगी। जब इस रूप में हम देखते हैं कि कहानियों ने जब रूप, आधुनिक कहानियों ने जब अपना रूप ग्रहण करना प्रारंभ किया, तब वही बातें एक नई स्वरूप में हमारे सामने आने लगी और नई कहानियों का भी सृजन होने लगा। कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि अपने लघु कथानक के माध्यम, संक्षिप्त कथानक के माध्यम से चरित्रों की विशिष्टता के कारण अपनी विशेष छाप बहुत संक्षेप में
कहानीकार अपनी बात को कह देता है और उस बात को कहने पर पाठक के मन में एक विशिष्ट सा छुट जाती है और वह पात्र जो है वो पाठक के हृदय में अपना स्थान बना लेता है। आज की स्थिति में देखें तो कथाओं के अनेक रूपों में, कहानियों के अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। अनेक प्रसंग हैं, अनेक विषय लिए हैं। कल्पना तो है ही, लेकिन अनेक कथात्मक है, आत्मकथात्मक है, संस्मरणात्मक है, कहीं केवल विचार को लेकर कहानी भी लिखी गई है। इन कहानियों की यदि हम परंपरा को देखें तो ये लगेगा कि सबसे पहली कहानी कब लिखी गई। सबसे पहली कहानी लिखने का, आधुनिक कहानी लिखने का श्रेय भी जो प्रकाशित हुई थी, वह श्रेय भी शिवचंद्र भगतिया को जाता है, जब उन्होंने 1904 में उनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी, जिसे विश्रांत प्रवासी का नाम। ये कहानी बहुत बड़ी कहानी नहीं थी, लेकिन इस संक्षिप्त कहानी ने भी कहानी की परंपरा को प्रारंभ किया। इसके पश्चात सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, हास्य प्रधान, नीति प्रधान, आदर्शवादी, लौकिक एवं आंचलिक कहानियों का लेखन किया गया। आज के हम प्रमुख कहानीकारों में देखें तो शिवचंद्र भगतिया, शिव नारायण तोष्णीवाल, ब्रजलाल बियाणी, मुरलीधर व्यास, डॉक्टर मनोज शर्मा, नानूराम संस्कर्ता, डॉक्टर नरसिंह राज पुरोहित, बैजनाथ पवार, अन्नाराम सुदामा, मूलचंद प्राणेश, दामोदर प्रसाद शर्मा, श्रीलाल रथमल जोशी, विजयराम देथा, रामेश्वर दयाल श्रीमाली, दीनदयाल ओझा, राम निरंजन शर्मा, सांवर दैया, करनीदान पाठक, शिवदास झंगानी, रामनिवास शर्मा, ब्रजमोहन जावलिया, बस्ती मल सोलंकी, उदय भी, दीपचंद सुधार, बीएल माली, प्रताप सिंह राठौर, विकेश निर्मोही, चेतन स्वामी, मनोज सिंह राठौर आदि की कहानियों को हम प्रमुख रूप से कह सकते हैं। इस कहानी परंपरा ने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कहानियों पर विशेष स्थान बनाया, जिनमें नरसिंह राजपुरोहित की उड़ीक और अमर चुनरी, मनोज शर्मा की कन्यादान, विजयदान देथा की अल्ले को विटलेन, रामेश्वर दयाल श्रीमाली की जसोदा, सांवर दैया की असवाड़े पसवाड़े आदि इन कहानियों को हम प्रमुख रूप में देख सकते हैं। इनमें से कई कहानियों पर चलचित्र रूपक, टीवी रूपक भी बन चुके हैं और दूरदर्शन आदि पर भी फिल्मों के रूप में और पटकथाओं के रूप में इन कहानियों को आधार बनाया गया। आज की स्थिति में यदि हम देखें तो हमें ये पता चलता है इस कहानी परंपरा ने भी बहुत ही उल्लेखनीय विकास किया है और यह विकास परंपरा राजस्थानी के लिए गर्व करने लायक है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि इस संक्षिप्त कालावधि में राजस्थानी कथाओं ने, राजस्थानी कहानी परंपरा ने जो विकास किया वह अपने आप में अतुलनीय है। दृश्य काव्य परंपरा और श्रव्य काव्य परंपरा। गद्य रूप में दृश्य काव्य परंपरा में नाटक और एकांकी को हम ले सकते हैं, जहां श्रोता या दर्शक अपने सामने बैठकर उस रचना को देखते हैं, इसलिए उसको दृश्य काव्य कहा गया। नाटक और एकांकी इस रूप की रचनाएं कही जा सकती। भारतीय साहित्य का यदि अध्ययन किया जाए तो भारत में नाट्य परंपरा बहुत विशिष्ट रही और इसे नाट्य साहित्य को पंचम वेद की संख्या, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संख्या। जब हम राजस्थानी नाट्य परंपरा का अध्ययन करते हैं तो लोक नाट्यों के अनेक स्वरूप, अनेक विधाएं प्राचीन रही। स्वांग, रम्मत, लोकनाट्य, लीलाएं, रामलीलाएं, कृष्ण लीलाएं, ये जितनी भी होती थी, टूटियां खेली जाती महिलाओं में, ये सभी उन नाटकों का ही एक प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है।
धीरे धीरे इनकी कथाओं में परिवर्तन होने लगा, शिल्प में परिवर्तन होगा, मंची व्यवस्था में परिवर्तन होने लगा और नाटकों ने अपना एक नया स्वरूप ग्रहण किया। आधुनिक राजस्थानी साहित्य में यदि हम नाटक परंपरा को देखें तो सबसे पहले केसर विलास नाटक जो है वह नाटक शिवचंद्र भरतिया ने लिखा था। उन्हीं की रचना में केसर विलास, फाटका जंजाल, बुढ़ापे की सगाई आदि नाटक कहे जा सकते हैं। भगवती प्रसाद दारुका का ढलती की छाया, कलकतिया बाबू, बाल विवाह, वृद्ध विवाह, सीखना सुधार, श्री नारायण अग्रवाल का कलयुगी कृष्ण, रुक्मणी नाटक, अक्कल बड़ी की भैंस, महाभारत को श्री गणेश, विद्या उदय नाटक, गिरधारी लाल व्यास का प्रणवीर प्रताप, नारायण दास सारड़ा का बाल ब्याह को होश, गुलाब चंद नागौरी का मारवाड़ी मौसर, सगाई जंजाल, बद्री प्रसाद पंचोली का पानी पहली पार, अर्जुन देव चारण के 2 नाटक आजरा, सत्येन जोशी का मुक्ति बंधन, मदन मोहन परिहार का अंधारों, यादविन शर्मा चंद्र का तासरू घर, डॉक्टर गोवर्धन सिंह शेखावत की बस्ती राम। इस प्रकार ये तो केवल मैं एक नामोल्लेख कर रहा हूँ, सब आपको परिचय की दृष्टि से। एक बहुत विस्तृत परंपरा जब हम नाट्य परंपरा की देखते हैं वो नाट्य परंपरा हमें दिखाई देती है। इन नाट्यों में प्रारंभिक जो नाटक रहे वो उनका मंचीय पक्ष थोड़ा सा गौण रहा, लेकिन उसके पश्चात जितने नाटक आए वो मंचीय दृष्टि से भी उतने ही सफल रहे जितने की आज की तारीख में अन्य भाषाओं के नाट्य परंपरा की रहे। टीडो राव इस क्रम का एक विशेष नाटक कहा जा सकता है, जिसमें हरीश वाधानी ने एक समाज में फैली हुई कुरीतियों का, अंधविश्वास का और समाज में जो एक मानसिकता चल रही है जिसमें हम चाहे जिसकी पूजा कर लेते हैं उस पूजा को हमें बचना चाहिए, उस अंधविश्वास से बचना चाहिए, उन बातों को समझाने का प्रयास किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक परंपरा में भी बहुत ही विकास हुआ है। नाटक से परंपरा से जुड़ी हुई एक रचना हमें सामने आती है, विधा, जिसे एकांकिका। नाटक की अपेक्षा इसका कथाक्रम भी छोटा है, अभिनयता की दृष्टि से भी छोटा है और इसका आज का रूप जो है रूपक और उपरूपक कहा जा सकता है। इन एकांकियों में यद्यपि प्रारंभिक रूप में इनका कोई भी ऐसा प्रारंभिक रूप दिखाई नहीं देता, जो छोटे नाटक थे उनको एकांकी का नाम दिया जा सकता है। इस परंपरा में भी शिवचंद्र भरतिया की नाटक एकांकी रही, माधव प्रसाद मिश्र का बड़ा बाजार और भी इस क्रम की रचनाएं दिखाई देने लगी। इस क्रम में एक महत्वपूर्ण नाम आधुनिक युग में या स्वतंत्रता के आसपास के बाद में जो आया नाम वह नागराज शर्मा, जिनकी रचनाएं बहुत ही प्रमुख रूप से उल्लेखनीय रही। आदर्श विद्यार्थी, कन्हैयालाल दुगड़ का अब तो चेतो, कुमलो, धापली प्रजातम, नहरी झगड़ो, नुवो मारक, पोलावन सूर्यकरण बारीकी और एक महत्वपूर्ण नाम गणपत चंद भंडारी और प्रोफेसर गोविंदलाल माथुर की उपन्यास की एकांकियां भी बहुत प्रमुख रही है। गोविंदलाल माथुर के कई एकांकी संग्रह बहुत ही चर्चित रहे हैं। नैन्सी रोसाको, डॉक्टर मनोज शर्मा द्वारा लिखी गई एकांकी का संग्रह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 11 एकांकियां राजस्थानी है एकांकी श्रीमंत कुमार द्वारा व्यास द्वारा भी लिखी गई है। यद्यपि राजस्थानी एकांकी की विशेषताओं को हम देखते हैं तो यह लगता है यह किसी विशेष उद्देश्य को लेकर नहीं लिखी गई, लेकिन सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और व्यंग्य प्रधान एकांकियां हमें विशेष रूप से देखने में आती है। आज के एकांकिकारों में, नाटककारों में अर्जुन देव चारण का नाम भी बहुत प्रमुखता से लिया जाता है।
गद्य परंपरा के लिए इसी परंपरा में आज हम बात करते हैं निबंध की। जब निबंध परंपरा की जब हम बात करते हैं तो निबंध का मतलब होता है निर्बंध या उन्मुक्त रूप से साहित्य का भावों का निरूपण किया जाना, जिसे अंग्रेजी शब्द इसे का मतलब है विस्तार करना। उपन्यास कहानी के बाद यदि कोई महत्वपूर्ण रचना या गद्य विधा राजस्थानी साहित्य में विकास किया है, जिस विधा में, उस विधा के रूप में हम निबंध परंपरा को ले सकते हैं। निबंधकारों में अनेक निबंधकार रहे, जिनमें डॉक्टर मनोहर शर्मा, ब्रजलाल बियाणी, अनंतलाल कोठारी, ठाकुर राम सिंह, चंद्र सिंह, मनोहर गोपाल शर्मा, सूर्यकरण पारीख आदि प्रमुख निबंधकार कहे जा सकते हैं। इसके पश्चात जहुर खां मेहर, अर्जुन सिंह शेखावत, गोवर्धन सिंह शेखावत, डॉक्टर पुरुषोत्तम आसपा, नरोत्तम दास स्वामी, मनोहर स्वामी, डॉक्टर किरण नाटा आदि उपन्यासकार आदि निबंधकार भी प्रमुख रूप से कहे जा सकते हैं। ललित निबंधों की परंपरा में भी कई निबंध ऐसे रहे जिनमें राजस्थान की विशेषताओं को, राजस्थानी भाषा, साहित्य, संस्कृति की विशेषताओं को जानकारी की दृष्टि से जहुर खां मेहर ने भी कई निबंध लिखे। ऐतिहासिक निबंध भी जहुर खां मेहर द्वारा लिखे गए, जिसमें राजस्थान में आजादी आंदोलन, राजस्थान में एकीकरण आदि विषयों को लेकर राजस्थानी में निबंध लिखे गए। अन्य निबंधकारों में उदयवीर शर्मा, अगरचंद नाटा, नरेंद्र भानावत, महेंद्र भानावत, डॉक्टर कल्याण सिंह शेखावत, सत्य प्रकाश जोशी, कृष्ण गोपाल शर्मा, सुबीर सिंह शेखावत, फूल सिंह राठौड़, मनोहर सिंह राठौड़ आदि को भी कहा जा सकता है। संस्मरण किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी घटना को अपने स्मरण में रखकर जो रचनाएं प्रस्तुत की जाती है, उनको संस्मरण कहा जाता है। संस्मरण की परंपरा में हम देखते हैं डॉक्टर नेमनारायण जोशी का उड़ी हुई अखियां का जो रचना है, उस रचना को हम सबसे महत्वपूर्ण संस्मरण कहा जा सकता है। इसके पश्चात जिस प्रकार एक चित्रकार रेखा चित्र बनाकर कोई एक चित्र प्रस्तुत करता है, वही चित्र जब शब्दों के माध्यम से एक शब्दकार, एक लेखक प्रस्तुत करता है, तो उसे रेखा चित्र कहा जाता है। और उस रेखा चित्र के माध्यम से किसी चरित्र को प्रस्तुत किया जाता है। मोहनलाल नाटा, मुरलीधर व्यास, श्रीलाल नथमल जोशी, मोहनलाल पुरोहित आदि इस प्रकार के रचनाकार कहे जा सकते हैं। ओंकार पारीख, जिन्होंने इस प्रकार के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं और उनके रेखा चित्र बहुत प्रसिद्ध रहे। यात्रा संस्मरण में भी अनेक यात्रा संस्मरण, दूर दिशावर, हमारी जापान यात्रा, हमारी रेल यात्रा, मॉरिशस यात्रा आदि रचनाओं को कहा जा सकता है कि ये भी यात्रा संस्मरण के रूप में प्रमुख रचनाएं रही। व्यक्तिपरक संस्मरणों में सत्य प्रकाश जोशी, सत्येन जोशी, नेमनारायण जोशी, दीनानाथ पारीख, पुरुषोत्तम चंगानी आदि कहे जा सकते हैं। रिपोर्ट से विकास हुआ, रिपोर्टाज ने भी साहित्य का रूप लिया है और वो रिपोर्टाज विनोद सोमानी हंस का एक दिन आपरो एक महत्वपूर्ण रिपोर्टाज कहा जा सकता है। इसके अलावा कुशलकरण, श्री गोपाल, उमाचरण, रामनिवास शर्मा, पुरुषोत्तम चंगानी, माधव शर्मा, मुरलीधर शर्मा आदि इस प्रकार के रचनाकार कहे जा सकते हैं, जिन्होंने उनकी संस्मरण प्रस्तुत की। जीवनी और आत्मकथा तथा डायरी का लेखन भी राजस्थानी साहित्य में हुआ है। आज की यह डायरी परंपरा को देखा जाए तो हाट बाजार सबसे नवीनतम ओम नागर अष्ट की रचना है, जो डायरी परंपरा की
एक महत्वपूर्ण रचना कही जा सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थानी गद्य का बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार रहे और उन रचनाकारों की बहुत विस्तृत परंपरा रही और उस विस्तृत परंपरा ने राजस्थानी गद्य परंपरा को राजस्थानी पद्य परंपरा या काव्य परंपरा के समतुल्य लाकर खड़ा कर दिया है और वो परंपरा जो है इसने राजस्थानी साहित्य को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। धन्यवाद।